नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रेन की वीडियो में जो कि होने वाली है तेलंगाना एक्सप्रेस से, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट नॉन प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में आती है। 70 kmph की एवरेज स्पीड है और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह एकत्रित किया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। छूटने का समय शाम के 4 बजे है। वो अभी सन पे नहीं लगाई गई है और कुछ ही देरों में लगाई जाएगी, बट हमारे 10 मिनट बाद हमसे जस्ट पीछे पीछे लग के चलने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलती है, वो पहले लगा दी गई है। अब आई डोंट नो हमारी ट्रेन को क्या हुआ, हो सकता है कुछ मेंटेनेंस वगैरह किया जा रहा हो, इसलिए कुछ समय लग रहा है लगाए जाने में। आप देख सकते हैं ताम्बरम न्यू दिल्ली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आ चुकी है, सेंट की जा चुकी है। 4:45 हो रहे हैं, जिसके छूटने का समय 4:10 है। और हमारी ट्रेन जिसका छूटने का समय शाम के एग्जैक्ट 4 बजे है, वो अभी तक नहीं लगाई गई है। होपफुली बहुत जल्द उसको भी लगाया जाएगा। और इस ट्रेन के बारे में बात करते रहेंगे। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट नॉन प्रीमियम ट्रेन, जिसकी एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छी, कई वंदे भारत से भी इसकी एवरेज स्पीड अच्छी है। सो फाइनली तेलंगाना एक्सप्रेस की सेंटरिंग की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ी है गंगा गोमती एक्सप्रेस लखनऊ टू न्यू दिल्ली। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है न्यू दिल्ली आने के लिए। लखनऊ से सुबह सुबह चलती है और दोपहर में पहुंचा देती है। तेलंगाना एक्सप्रेस की बात करें तो ये इसकी एवरेज स्पीड सिकंदराबाद तक ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड है। एवरेज स्पीड किसी भी सुपर फास्ट ट्रेन की मैं बताऊं तो प्रयागराज एक्सप्रेस, जो प्रयागराज से न्यू दिल्ली के बीच चलती है, टोटल रूट 130 kmph का होने के बाद भी उसकी एवरेज स्पीड 70 kmph है। और इसकी सिकंदराबाद तक न्यू दिल्ली से 70 kmph है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अपग्रेडेशन है ये। कहाँ 1666 किलोमीटर का ये ट्रैक है और तब एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, और कहाँ वो प्रयागराज टू न्यू दिल्ली 70 किलोमीटर पर आवर है। तो ये ट्रेन लगाई जा रही है। हमारा कोच भी यहीं पर आएगा, हम अपने कोच के जस्ट बगल में ही खड़े हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, इसलिए ये ट्रेन मैं कहता हूँ कि आज के समय में सुपर फास्ट के कैटेगरी में आने वाली बेस्ट ट्रेन है एवरेज स्पीड के मामले में। हाँ, उसके बाद सिकंदराबाद से हैदराबाद डिक्कन, जो कि 7 किलोमीटर है, वहाँ पर पहुँचने के लिए इसको दे देते हैं 1 घंटा 20 मिनट, जिसकी वजह से इसकी एवरेज स्पीड घट के हो जाती है 67। बट हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिकंदराबाद तक की एवरेज स्पीड को बता रहे हैं, जो कि फाइनली 5 मिनट लेट ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूट रही है। 4:05 हो रहा है और केवल 10 मिनट के लिए संट की गई थी ट्रेन, और 10 मिनट में सब लोग बैठ गए और 10 मिनट बाद ही चल दी। तो ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कहाँ कितने स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे 2-2 घंटे के लिए ट्रेन ओरिजिन स्टेशन से पे लाके खड़ी कर दी जाती है छूटने से पहले। बट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात यह है कि यहाँ पर आपको 10 या 20 मिनट पहले ही ट्रेन को लगाई जाएगी। ये हाल सेम सिकंदराबाद में भी है। बस सिकंदराबाद की बात समझ सकते हैं कि वहाँ पर मात्र 10 प्लेटफॉर्म है और कई सारी ट्रेनें आवागमन करती हैं। इस कारण से वहाँ पर भी किसी भी ट्रेन को 10 मिनट से या मैक्सिमम 30 मिनट पहले लगाया जाता है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन के साथ भी वही हुआ, केवल 10 मिनट के लिए स्टंट की गई थी और जस्ट पीछे 5 मिनट बाद छूटेगी हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो भी एक अच्छी ट्रेन है। चेन्नई सेंट्रल तक जाने के लिए ताम्बरम तक जाती है ये ट्रेन। और ग्रैंड ट्रंक और अपनी तेलंगाना की कंपेरिजन करें तो ग्रैंड ट्रंक की एवरेज स्पीड काफ़ी कम है हमारी तेलंगाना की, जो कि 70 kmph की एवरेज स्पीड के साथ चलती है सिकंदराबाद तक। और अभी आप देखिएगा कि कितने सारे सुपर फास्ट ट्रेनों को ओवरटेक करेगी। ऑलरेडी कितनी सारी ट्रेनें जो दिल्ली से पहले निकल चुकी हैं, भोपाल पहुंचते पहुंचते ये बहुत सारी ट्रेनों को ओवरटेक करेगी और केवल एक जगह इसको राजधानी ओवरटेक करेगी। इसका ओवरटेक मैं आपको दिखाऊंगा 2222, जो कि हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलती है, पुष्पपुर राजधानी, वो इसको ओवर। अब क्या बताएं, ट्रेन को चैन पुलिंग करके रोक दिया गया, नहीं तो हमें आपको बहुत ही अच्छा पैरेलल डिपार्चर का सीन देखने को मिलता। देख सकते हैं आप, ट्रेन हमारे सामने जो जा रही है वो की है रांची राजधानी, जिसको ऑलरेडी 2 घंटे पहले स्टंट किया जा चुका था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और ये जा रही है। अब क्या बताएं, चैन पुलिंग कर दी गई है। 10 मिनट पहले स्टंट करेंगे तो ऐसा ही होगा, कुछ लोग चढ़ नहीं पाए होंगे या कुछ सामान छूट गया होगा। हो सकता है रेलवे स्टाफ का ही कुछ सामान छूट गया हो या कुछ पार्सल
का सामान छूट गया और इस वजह से इसको रोक दिया गया। बट आप सामने देख सकते हैं रांची राजधानी, जिसका कि पैरेलल रन हम शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी ट्रेन को कुछ लोगों ने, क्या बताएं, हो सकता है कि कुछ ज़रूरी काम रहा हो, मजबूरी रही हो, इसलिए चैन पुलिंग करके रोक दिया है। तो अब ऐसे ही आप इस रांची राजधानी को देखिए, और अब क्या ही करें, शायद मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी ट्रेन चल गई और ये पैरेलल डिपार्चर हो। और आपको बता दूं कि आगे हमको मिलेगा शिवाजी ब्रिज। शिवाजी ब्रिज लगभग न्यू दिल्ली से 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। वहाँ तक इन दोनों ट्रेन का डिपार्चर ऑलमोस्ट पैरेलल नज़र आता है। उसके बाद से ट्रैक का सेपरेशन हो जाता है और ट्रैक दूर होने लगते हैं, और फिर ये पैरेलल रनिंग हम नहीं देख पाएंगे। तो आगे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली टू रांची राजधानी एक्सप्रेस। ये राजधानी के बारे में बात करें तो ये कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए चली जाएगी झारखंड रांची में। ठीक है, राजधानी है तो प्रायोरिटी तो दी जाती है। फाइनली हमारी ट्रेन भी डिपार्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि हम पैरेलल एक जगह पर तो नहीं ले सकते हैं, पर कैमरे को जूम करके पैरेलल डिपार्चर की फील आपको ज़रूर दिला सकते हैं। मेरा कोच B4 जिसमें मैं हूँ इस समय, और रांची राजधानी काफ़ी आगे निकल चुकी है और धीरे धीरे वो अब स्पीड अप करेगी। अब क्योंकि हमारी ट्रेन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है तो इसको भी स्पीड अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब क्या ब्यूटीफुल व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा क्या हो रहा है कैमरे में, जस्ट ए मिनट। अब देखिए, दो ट्रेन एक साथ कर्वेचर में मुड़ती हुई, रांची राजधानी लेफ़्ट में और हमारी ट्रेन राइट में। वाह क्या सीन है। अब जो लोग आगे बैठे होंगे उनको तो काफ़ी मस्त फील आ रही होगी। हमारे जैसे रेल फैन के लिए ये काफ़ी अच्छा दृश्य होता है जब दो ट्रेनें पैरेलल रन करती हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है कि पैरेलल ट्रेन डिपार्ट करें। तो आप देखिए, दो रांची राजधानी बैक साइड से दिख रही है, काफ़ी बढ़िया सीन दिख रहा है। काश रांची राजधानी की स्पीड स्लो कर दी जाए और हमारी ट्रेन थोड़ा फास्ट हो जाए। मैं तो यही कोशिश उम्मीद करता हूँ, बट कर वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये कर्वेचर। थंबनेल बनाने लायक है ये। मैं यहीं से थंबनेल को देखता हूँ कि थंबनेल इस वीडियो का क्या होगा। मोस्टली मैं इसी सीन को बनाने की कोशिश करूँगा। फाइनली ये तिलक ब्रिज आ चुका है, शिवाजी ब्रिज है। तो शिवाजी ब्रिज के बाद अब ट्रैक का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ट्रेनें दूर दूर हो जाएंगी, और हमें ये पैरेलल डिपार्चर अब आगे नहीं देखने को मिलेगा। और हमारी ट्रेन फ़िलहाल फिर से स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, लेकिन सिग्नल ग्रीन है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सिग्नल भी आपको इस कैमरे की मदद से मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा मोबाइल फ़ोन ही है, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं है लेकिन इस जगह पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हमें सिग्नल कितने अच्छे से क्लियर दिख रहा था। आप देख सकते हैं शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड, और शिवाजी ब्रिज से निकलने के बाद ट्रेन स्पीड अप करेगी और रांची राजधानी तो अब दिखना बंद हो गई है। काश वो कोई चैन पुलिंग न किया होता तो हम यहाँ तक तो एटलीस्ट पैरेलल डिपार्चर का वीडियो शूट कर लेते। तो फाइनली अब ट्रेन स्पीड अप होना स्टार्ट कर दी है, और शिवाजी ब्रिज बीतने के बाद मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड अप करता हूँ। और क्योंकि ये डिपार्चर का सीन था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो सोचा क्यों ना कि पूरा कवर कर दिया जाए, उसके बाद से केवल स्टेशन स्टेशन दिखाया जाएगा। तो आई डोंट नो कि वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, बट मेरा एम ये है कि मैं कंप्लीट ट्रेन जर्नी को शूट करूं स्टार्टिंग टू एंड तक। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पर, बट नहीं दिखी रांची राजधानी। तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट ट्रेन जर्नी शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल नॉट केयर ऑफ द टाइम, टोटल टाइम ऑफ द वीडियो और टोटल लेंथ ऑफ द वीडियो, बट मैं ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए शूट कर रहा हूँ जो रियली रेल जर्नीज़ के लिए इंथुजियास्टिक है। मैं आपको इस जर्नी में होने वाली हर एक घटनाओं को दिखाने का प्रयास करूँगा, और पूरा सिकंदराबाद तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी स्टेशन आते हैं, मैं सब दिखाऊँगा। अब हम स्किप करने जा रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को, वो भी नॉन स्टॉप। ये मेरा सेकेंड
वाक़या होगा जब मैं हज़रत निज़ामुद्दीन को नॉन स्टॉप स्किप कर रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि खड़ी है वो 2222 पुष्पफुल, नो दिस इज़ नॉट पुष्पफुल राजधानी, दिस इज़ अनदर राजधानी एक्सप्रेस जो कि तेजस की लिवरी में है। और ये हमें ओवरटेक नहीं करेगी, लेकिन ये भी हज़रत निज़ामुद्दीन से जाएगी और कुछ देर बाद छूटेगी। और हमें जो ओवरटेक करेगी वो होगी हज़रत निज़ामुद्दीन CSMT राजधानी, जो कि रेड कलर के कोचेज़ में होती है। ये कि तेजस में थी, ये तेजस राजधानी दूसरी है, ये नहीं है, अभी वो सेंड नहीं की गई है। इसका मुझे नहीं पता कि कहाँ जाने वाली है, बट वो जो हमको ओवरटेक करेगी वो यहीं से चलेगी और हमको कहीं ग्वालियर और आगरा कैंट के बीच में ओवरटेक करेगी। वो ओवरटेक बहुत ज़बरदस्त होगा। 140 kmph उसकी स्पीड होगी। इस दौरान हम लोग स्टॉप पर होंगे, पता नहीं किस स्टेशन पे हमको ओवरटेक करती है, देखते हैं। फिलहाल हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन क्रॉस हो चुका है, आगे देखते हैं क्या दिखाने लायक हमें मिलता है। और हम अब 130 kmph की स्पीड से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिए। ट्रेन आल फुल स्पीड में चल रही है 130 kmph आल। बट ये जो सेक्शन है ना, तुगलकाबाद से लेके न्यू दिल्ली आगरा कैंट तक का, वो कि 160 kmph का है, बट इस ट्रेन को 130 पर ही चलाया जाता है। दैट इज़ फेयर इनफ। अब हम स्किप कर रहे हैं वृंदावन रोड को, जहाँ से वृंदावन का, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वृंदावन नाम से प्रसिद्ध है, प्रेम मंदिर है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बगल में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो वृंदावन रोड करके है, यहाँ पर कि कोई ट्रेन फ़िलहाल के लिए तो नहीं रुकती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 10 किलोमीटर दूर मथुरा रेलवे स्टेशन पड़ता है। सारी ट्रेनें मथुरा में रुकती हैं। मथुरा जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे हर जगह के लिए ट्रेन आपको मिल सकती है। झांसी जंक्शन तो सबसे बड़ा है, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 60 जगह से ट्रेनें आके मिलती हैं, पर मथुरा जंक्शन एक ऐसा है जहाँ से हर देश के कोने कोने के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। झांसी जंक्शन की बात करें तो वो मथुरा से तो बड़ा है इस मामले में कि वहाँ पर कई डायरेक्शन से ट्रेनें आके मिलती हैं, बट हर जगह के लिए नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन से ट्रेनें इधर गुजरात और राजस्थान साइड के लिए भी कट जाती हैं, जो कि झांसी जंक्शन से नहीं कटती हैं। इसलिए झांसी जंक्शन और मथुरा जंक्शन बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी नीचे की साइड जितनी भी ट्रेन जाती है वो मथुरा से होके ही जाती हैं। और इस ट्रेन को मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता है कौन सी है। काफ़ी 130 का ये जो एग्जिंग है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। सो ट्रेन 5 मिनट लेट से छूटने के बाद 15 मिनट लेट से मथुरा जंक्शन पर पहुंच रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मथुरा जंक्शन एक काफ़ी बड़ा जंक्शन है, यहाँ पर देश के कोने कोने से ट्रेनें आके मिलती हैं और आके आके जा सकती हैं। और यह वीडियो मेरा बाकी मेरे सारे फुल ट्रेन जर्नी के वीडियो से स्पेशल होने वाला है और डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आने वाले स्टेशनों के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो इससे पहले मैं नहीं किया करता था। तो मथुरा जंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो मथुरा से दिल्ली का सेक्शन है वो ट्रिपल लाइन का इलेक्ट्रिक सेक्शन है। और यहाँ से कुल टोटल 12 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, और यहाँ पर टोटल 224 ट्रेन हाल्ट लेती हैं। और ये आता है नॉर्थ सेंट्रल NCR रेलवे जोन के अंदर, और इसका जो डिवीज़न है वो पड़ता है आगरा कैंट। और यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है उसके बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे ट्रेनें न्यू दिल्ली से, जहाँ से हमारा न्यू दिल्ली हो गया, अलवर जंक्शन हो गया, वृंदावन रोड हो गया, कासगंज जंक्शन हो गया, आगरा कैंट हो गया, और जो कि अभी आगे जाएगा, और भरतपुर हो गया, और आचनेरा जंक्शन हो गया। तो इस तरीके के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जगहों से, या 6 जगह आप बोल सकते हैं कि 6 जगहों से ट्रेन इस जंक्शन पर आती हैं। तो ये मथुरा के बाद 6 ट्रेनों को एक जगह एकत्रित करने वाला जंक्शन है, जो कि हमारी ट्रेन जर्नी में काफ़ी बड़ा है, मथुरा जंक्शन। इसके बाद हमें जो मिलेगी झांसी जंक्शन मिलेगा, वहाँ पर 60 जगह से ट्रेनें आती हैं। तो इस स्टेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ से टोटल 12 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। टोटल 224 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है करंट के टाइम पर। और इसका एलिवेशन भी मैं आपको बता दूँ तो 177 मीटर है, जो कि सी लेवल से है। और
तो फाइनली मैंने इस मथुरा जंक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट रखूँगा बाकी सारे कंप्लीट ट्रेन जर्नी के वीडियो से, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिलेंगी। पड़ने वाले सभी स्टेशनों के बारे में जहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट होगा उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और फाइनली ट्रेन मथुरा जंक्शन पर स्टॉप ले चुकी है और यहाँ पे स्टॉप इसका केवल 2 मिनट का है। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है तेलंगाना एक्सप्रेस। सो एग्जैक्ट 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन मथुरा जंक्शन से 15 मिनट लेट पे छूट रही है। और सामने आप पैरेलल डिपार्चर देख सकते हैं। आई डोंट नो कौन सी ट्रेन है, बट ये पैरेलल डिपार्चर काफ़ी छोटे टाइम के लिए होने वाला है, क्योंकि वो ट्रेन को जाना है दूसरी ट्रैक पर। और हमारा जो ट्रैक है वो है 130 kmph का, तो हम बहुत जल्दी उस ट्रेन को ओवरशूट कर देंगे। और फाइनली हमने कर भी दिया है, हम आगे हो गए उस ट्रेन से। तो ये था मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का था फर्स्ट स्टॉपेज। आलमोस्ट 130 किलोमीटर के बाद जो इस ट्रेन ने कवर किया है लगभग 1 घंटे 20 मिनट में, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। इस दौरान ट्रेन की जो सेक्शन स्पीड थी वो 130 kmph की थी। इसके आगे कई ट्रेनें लगी हुई हैं जिसको अभी ये ट्रेन ओवरटेक करने वाली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब तक रात नहीं होती तब तक ये कितनी ट्रेनों को ओवरटेक करती है। किसी न किसी स्टेशन पे वो सारी ट्रेनें रोक दी जाएंगी और ये सबको ओवरटेक करेगी। इस ट्रेन की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 70 kmph की एवरेज स्पीड के साथ ये चलती है सुपर फास्ट ट्रेन, जो कि बहुत ही हाई प्रायोरिटी से चलती है। और ट्रेन अपनी स्पीड को पुनः मेंटेन करने की ओर अग्रसर है। और अगला स्टॉपेज जो आएगा मेरे हिसाब से वो आगरा कैंट आएगा। और उसके पहले राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को मैं आपको नॉन स्टॉप स्किप दिखाऊंगा। और अब शायद ही तो हम स्किप कर रहे हैं राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, जो कि आगरा कैंट से थोड़ा पहले पड़ता है। जिस प्रकार मथुरा के पहले वृंदावन रोड था। इस स्टेशन के बारे में भी आपको मैं बता दूँ तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही आता है, अगेन आगरा डिवीज़न में आता है। और यहाँ पर 0 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं। हाँ, यहाँ पे 27 ट्रेनों का स्टॉपेज है, ये एक अच्छी बात है। अब हम पहुँच रहे हैं आगरा कैंट जंक्शन, जो कि हमारा दूसरा स्टॉप है। यहाँ पर ट्रेन हमारी पहुँच रही है आलमोस्ट 35 मिनट्स डिलेड। तो अब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले जो कैंट होता है इसको हिंदी में छावनी बोलते हैं। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। और एक और है आगरा फोर्ट, जिसको आगरा किला बोलते हैं। वो कानपुर साइड से जो ट्रेनें आती हैं वो आगरा फोर्ट जाती हैं, और जो न्यू दिल्ली से इधर भोपाल की तरफ जाती हैं वो आगरा कैंट होके आती हैं। ठीक है, तो आगरा कैंट हमारा इस सेक्शन पे पड़ता है, ये पहली बात ये। और दूसरा बात ये अगेन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही अभी भी आ रहा है। अभी मथुरा और आगरा कैंट भी नॉर्थ सेंट्रल, मथुरा भी इसी पर था और ये भी नॉर्थ सेंट्रल में ही है, जो कि ऑब्वियस होना ही है। तो यहाँ पर ट्रेनों की बात करें तो 181 ट्रेन्स यहाँ पर करंट टाइम पे हॉल्ट लेती हैं, और 15 ट्रेन ओरिजिनेट और 15 ही टर्मिनेट भी होती हैं। और सी लेवल से इसकी हाइट की बात करें तो 167 मीटर है। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच रहे हैं, जो कि हमारा है दूसरा स्टॉपेज। यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं 35 मिनट्स डिलेड। और ये डिले कवर होनी चाहिए और ज़रूर होगा। और ट्रेन देखिएगा इतने ही टाइम या इससे 10 मिनट प्लस माइनस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, मेरा ऐसा अनुमान है। और अगर ऐसा होता है तो ट्रेन 70 kmph की एवरेज स्पीड जो कि मैंने बताया है आपको सिकंदराबाद तक की, वो प्लस माइनस नॉट प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर आवर की आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेन जिस हिसाब से इसको टाइम दिया गया उस हिसाब से चले तब तो पहुंच जाएगी। बट बात यह है क्योंकि इसके आगे कई सारी ऐसी ट्रेनें लगी हुई हैं जो कि ऑलरेडी बहुत लेट हुई चल रही हैं। तो उन ट्रेनों की वजह से इसको कुछ दूर तक पीछे पीछे लगा रहना पड़ता है। ओवरटेक कराने में भी कुछ दूर स्पीड स्लो तेज़ की जाती है। तो इस वजह से आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो पाना मुश्किल है, जैसा कि एवरेज स्पीड के समय माना जाता है। बट या मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि 70 नहीं तो 69 तो पक्का है। अब आप ये देख सकते हैं हमारा डीजल लोकोमोटिव WDP खड़ा था, और वो किसी पैसेंजर ट्रेन को जो कि उत्कृष्ट कोचों के साथ है लेकर कहीं जा रहा है। फाइनली प्लेटफॉर्म स्टेशन का दिख रहा है, और हम प्लेटफॉर्म से अपोजिट साइड में, मतलब कि प्लेटफॉर्म हमारे अपोजिट विंडो पर मिलेगा, पर हमें उससे मतलब नहीं है। तो आगरा छावनी रेलवे स्टेशन आ चुका है। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म खाली है काफ़ी, क्योंकि इतना बड़ा जंक्शन ये नहीं है
जितना बड़ा मथुरा था। सॉरी, ये जंक्शन ही नहीं है, सॉरी ये जंक्शन नहीं है, ये सिंगल लाइन पे पड़ता है, आगरा टू न्यू दिल्ली टू भोपाल सेक्शन पे। तो आगरा फोर्ट जो है वो पड़ता है हमारा न्यू दिल्ली टू कानपुर सेक्शन पे, ठीक है। तो ये, हाँ, एक ट्रेन हमें खड़ी हुई दिख रही है, एलएचबी ट्रेन है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा खाली खाली ऐसे बड़े स्टेशनों को दिखना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। बट ठीक है, हमें एक ट्रेन खड़ी हुई दिख गई है, और हम किस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है। तो मे बी क्योंकि 6 प्लेटफॉर्म है, अगर उधर 2 भी मान लें तो ये या तो सेकेंड फोर्थ होगा या तो सेकंड होगा, इसमें से कोई एक हो सकता है। लाइट्स ऑन है, शाम हो रही है, पूरा तरीके से सूर्य ढलने की कगार पे है। 35 मिनट लेट हम पहुंच रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो चलते हैं, नीचे उतरते हैं, देखते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर क्या चहल पहल है। और उतरने का टाइम भी है, अब ट्रेन 5 मिनट एटलीस्ट स्टॉप लेगी ही, हालांकि 5 मिनट ही स्टॉप है, लेकिन इस ट्रेन को बता रहा हूँ ना, प्रायोरिटी बहुत है। और सारी ट्रेनों की तरह इसको कहीं रोक के खड़ा नहीं किया जाता है, इसको 2 मिनट का स्टॉप है तो 2 मिनट में ही चला देते हैं, 5 मिनट का है तो 2 मिनट में ही चला सकते हैं। तो फिलहाल हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बाहर की ओर, आपको क्या दिखाए, सामने ट्रेन जा रही है, इसका नाम पढ़ पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम हियर, बिकॉज थोड़ी आँख भी अब कमज़ोर हो गई है, जितना ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करता हूँ उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, चली गई। ठीक है, जाने दीजिए। हमारी ट्रेन खड़ी है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन का स्टॉप मात्र 5 मिनट का है, माफ़ कर देगा, 5 मिनट का है। तो इसलिए मैं बाहर आने की कोशिश किया, लेकिन कह नहीं सकते कि 5 मिनट रुकेगी, 3 मिनट में भी चल सकती है। यही है खासियत इस ट्रेन की, और जो इसको बाकी सारी ट्रेनों से डिफरेंट बनाती है। बाकी सारी ट्रेनों को लेट अगर है, 5 मिनट का स्टॉप है तो 10 मिनट तक भी रोक देते हैं, पर इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकने वाले। तो फाइनली हम आगरा कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से एग्जैक्ट 5 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रहे हैं। और काफ़ी नाइस रेलवे स्टेशन का अनाउंसमेंट आगरा कैंट पर आपको सुनने को मिल रहा होगा। इसको मैं अपने वॉल्यूम तेज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, या फिलहाल मुझे ऐसा उम्मीद है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट को सुनना। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो क्योंकि हम एक तो आगे के डिब्बे में बैठे हैं, आगे के डिब्बे में बैठने के बाद अगर हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आगे नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर था, जिस पर हमारी ट्रेन को लगाया गया था। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन धीरे 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 इसकी ख़त्म, हाँ, क्रॉस होता जा रहा है। अब शब्दों का भी चयन बड़ी सोच विचार के सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा मुझे। स्किप का मतलब दूसरा है, क्रॉस का मतलब दूसरा है, ओवरटेक का मतलब दूसरा है, पास होने का मतलब दूसरा है, बट इन सब का अलग अलग मतलब होता है। तो पटरियाँ ही पटरियाँ आपको दिखेंगी। ये ट्रिपल लाइन का सेक्शन बन चुका है, एक लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में है, जिससे मालगाड़ियाँ आया जाया करती हैं। फाइनली आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जीत गया। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर एक जंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको स्टेशन आते आते बताता हूँ क्या है उसके बारे में, उसकी खूबियाँ क्या है, वो किस सेक्शन में जोन में पड़ता है, किस डिवीज़न में पड़ता है, कितनी ट्रेनें वहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं, सब कुछ उसके लिए जस्ट थोड़ा इंतज़ार करिए। ग्वालियर जंक्शन आता है, तब तक मैं सारी डिटेल को तो हम पहुंच गए हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 7:58 रात के। ट्रेन पहुंच रही है 8:10 पर, तो कह सकते हैं एग्जैक्ट 10 मिनट लेट ट्रेन पहुंच रही है। और जस्ट 2 मिनट का ही स्टॉप है इस ट्रेन का ग्वालियर जंक्शन पे। तो तब तक चलते चलते हम बता देते हैं ग्वालियर जंक्शन के बारे में। तो ये भी एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, और इसका जो जोन है, वो डिवीज़न है, वो झांसी डिवीज़न में आने लगा है। ये आगरा डिवीज़न से जो मथुरा और आगरा कैंट थे, उसके बाद ये झांसी जंक्शन डिवीज़न में आ गया है हमारा ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर एक 184 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं, और 17 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। इसकी सी लेवल से जो हाइट है वो 212 मीटर है। और
जंक्शन पॉइंट अगर इसके बारे में बोलेंगे तो कि जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से गुना, झांसी, धोने, इटावा जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए रेलवे लाइन अलग अलग जाती हैं, तो इसलिए इस ग्वालियर जंक्शन को भी जंक्शन बोला जाता है। चलते ट्रेन के अंदर, सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है, ट्रेन किसी भी समय पे छूट सकती है। सो ग्वालियर जंक्शन से ट्रेन 3 मिनट रुकने के बाद छूट रही है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन जितना टाइम दिया गया था उससे 1 मिनट भी ज़्यादा लेकर छूट रही है रेलवे स्टेशन से। और ग्वालियर जंक्शन के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा, वो है झांसी। और झांसी के पहले भी काफ़ी लंबा समय बचा हुआ है, और इसके जस्ट अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला कि न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जो कि भोपाल से जाती है न्यू दिल्ली तक, वो आने वाली है। तो वो आई डोंट नो कि मैं उसको कवर कर पाऊँगा या नहीं, बट देखते हैं। एक तो रात का समय है, इस समय पे ट्रेनों को कैमरे के अंदर कैप्चर कर पाना इस आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, दिन में ही वीडियो अच्छे शूट होते हैं। और ये ग्वालियर जंक्शन का प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़ा तो दिया गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था, अब बढ़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हर जगह रेलवे में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, कहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है, कहीं पे रेलवे ट्रैक दोहरी डबलिंग ट्रिपलिंग, कहीं कहीं 4 ट्रैक्स भी बनाए जा रहे हैं, डीएफसी का काम चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और रात में क्या ही कर्वेचर आपको दिखाने को मिलेगा, और क्या मैं दिखा सकता हूँ, जो कुछ है ये आपके सामने है। रात का सीन ऐसा ही होता है ट्रेन की जर्नी की वीडियोस कवर करने में। चलते हैं, फिर मिलते हैं झांसी पर। तो अब वो क्षण आ गया है जिसमें हमें न्यू दिल्ली टू CSMT राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। द पुष्पपुर राजधानी इज़ गोना ओवरटेक अस बिटवीन ग्वालियर एंड झांसी। उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। दिस इज सिधौली जंक्शन, और यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है 22222 CSMT राजधानी एक्सप्रेस, जो कि ग्वालियर से चली है और अभी हमको ओवरटेक करेगी 22222। लेट्स सी वीडियो कितना क्लियर आ पाता है। इस स्टेशन पर बिल्कुल भी लाइट तक नहीं जल रही है, कैसा स्टेशन है बकवासी। एंड दिस इज कमिंग CSMT राजधानी। This is the pushpull Rajdhani which has overtaken us. मैंने क्या करूँ, खाना ले लिया 180 रुपीज़ का, काफ़ी ज़्यादा महंगा दिया इन्होंने। अब देखते हैं खाने में टेस्ट कैसा है। 3 रोटियां हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, पनीर है। तो अब हम पहुंच रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन, झांसी जंक्शन पर, जिसका कि वर्तमान में नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन महारानी लक्ष्मीबाई की के नाम पर पड़ गया, डाल दिया गया, माफ़ करिएगा। तो जो कि एक अच्छा प्रयास था मुझे मेरे हिसाब से, बस ये है कि लोगों को उसके प्रति अवेयरनेस की कमी है अभी, इसलिए इसका नाम झांसी भी लगाना ठीक रहता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के बाद झांसी लगा दो लास्ट में, तो वो बढ़िया रहता है। तो आजकल वही किया जा रहा है कि हर जगह पर झांसी नाम के आगे लगा दिया जा रहा है, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस स्टेशन के बारे में। यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और ये एक ऐसा जंक्शन है ना, अभी तक हमने जितने भी जंक्शन की बात की उस पर कुछ ट्रेनें रुकती थी, कुछ नहीं रुकती थी। तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, कुछ रुकती थी कुछ नहीं रुकती थी। लेकिन ये एक ऐसा जंक्शन है ना जहाँ पर ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो बिना रुके चली जाए। हर ट्रेनों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, चाहे वो कितनी बड़ी राजधानी हो, वंदे भारत हो, दुरंतो हो, शताब्दी हो, हर ट्रेन को झांसी जंक्शन में रुकना ही रुकना है। ठीक है, और इसका प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है। आपने अभी एक साइड देखा, बहुत लाइटिंग थी, बीच में अंधेरा हुआ,
फिर अब बहुत लाइटिंग मिलेगी आपको, जाते और लौटते समय बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सामने एलएचबी ट्रेन खड़ी है लाल लाल चमचमाते हुए ब्रांड न्यू एलएचबी कोचेस में, जिसको कि देख पाना और बता पाना कौन से हैं वो, कौन से ट्रेन के हैं, थोड़ा मुश्किल है। तो अब इस जंक्शन की बात करते हैं। तो अगेन ये हमारा नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है, इसका डिवीज़न झांसी है। यहाँ पर टोटल 275 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं। एवरी ट्रेन जो यहाँ से आती जाती है उसको यहाँ पर रुकना ही रुकना है। टोटल 18 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और सी लेवल से इसकी हाइट है 258 मीटर। और इसको यहाँ पे जो जॉइंट पॉइंट है या जंक्शन पॉइंट है उसको अगर मैं बात करूँ तो आगरा कैंट जिससे हम आ रहे हैं, आगरा कैंट हो गया, कानपुर सेंट्रल हो गया, भोपाल हो गया और प्रयागराज जंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मेन जंक्शन पॉइंट है झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। तो अब हम आ गए हैं झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नीचे। तो अब आपको नीचे हम, क्योंकि ट्रेन ऑन टाइम एग्जैक्ट ऑन टाइम झांसी जंक्शन पर पहुंची है। तो अब झांसी बोलूँ या वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन बोलूँ, मुझे वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन ज़्यादा ठीक लगता है बोलने के लिए, क्योंकि इस भूमि को वो सुशोभित करता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन नाम इस स्टेशन को सुशोभित करता है, क्योंकि देश की 1857 क्रांति की शुरुआत यहीं झांसी से हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। तो इसलिए उनको उपाधि देना या उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रख देना, मैं सोचता हूँ ये काफ़ी अच्छा उल्लेखनीय प्रयास है। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया था, रख दिया गया मुगल सराय का नाम, उसी प्रकार से इसका भी नाम बदला जाना मेरे हिसाब से काफ़ी सराहनीय है। ये सामने आप देख सकते हैं एक दुरंतो की लेवरी या कोच लगा हुआ है हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस में, बट दुरंतो इसके जस्ट आगे लगी हुई है। मैं आपको बता दूं तो जो न्यू दिल्ली से सिकंदराबाद दुरंतो जाती है वो इसके जस्ट आगे लगी हुई है। दोनों के छूटने के टाइम में केवल 5 मिनट का फ़र्क होता है, बट वो 3:55 पे हज़रत निज़ामुद्दीन से छूटती है और ये 4 बजे न्यू दिल्ली से छूटती है। तो दुरंतो इसके जस्ट आगे लगी हुई है, बहुत आगे नहीं गई है। दुरंतो का फर्स्ट स्टॉप डायरेक्टली झांसी है और हमारी ट्रेन का ये फोर्थ स्टॉप है। तो हो गया पर्याप्त बातें, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। 10 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का। तो ट्रेन 15 मिनट रुकने के बाद एग्जैक्ट 10 बजे झांसी जंक्शन से डिपार्ट होती है। ट्रेन का यहाँ से छूटने का टाइम 9:53 का था। थोड़ा अजीब चीज़ जो मुझे झांसी जंक्शन पर ये लगती है कि यहाँ पर ट्रेनें जो स्टॉपेज टाइम ली है 7 मिनट और 8 मिनट की भरमार करके रख दी गई है। बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज 8 मिनट है, उसका 7 मिनट है। मैं कहता हूँ कि 10 कर दिए होते, क्या मिल जाता है 8 और 7 रखने से। और ट्रेन को तो 10 मिनट से कम रोकना इस स्टेशन पे बहुत गलत कह सकते हैं, गलत है, क्योंकि ये स्टेशन एक काफ़ी बड़ा जंक्शन है। यहाँ पे बहुत जगह से लोग आते हैं, उनको एटलीस्ट 10 मिनट का तो टाइम मिलना चाहिए चढ़ने के लिए। बहरहाल टाइम जो भी हो, ट्रेन मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए झांसी जंक्शन पर रुकती ही रुकती है। तो ये हुआ जनरल बात। और झांसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म इस पर हमसे देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि हम एकदम आगे की तरफ थे बैठे हैं और आगे की तरफ डिब्बा होने के बावजूद पीछे तो बहुत कुछ बीत गया, लेकिन इधर भी हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सारी पेटियाँ जो इंजन में रखी जाती हैं, आई डोंट नो इनका क्या यूज़ होता है, आज तक मैं समझ नहीं पाया। फाइनली हमारा झांसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म द एंड हो गया और इसके साथ अब नेक्स्ट स्टॉपेज देखते हैं। झांसी के बाद भोपाल आएगा जो रात में है। और बता दूं कि ये ट्रेन इटारसी नहीं जाती है, इटारसी को बाईपास करती है। तो जो स्टेशन ये स्किप करने वाली है झांसी के बाद वो होगा भोपाल। माफ़ करेगा, जहाँ पे रुकेगी वो होगा भोपाल। तो भोपाल से पहुँचने का टाइम है अबाउट 1 AM इन द नाइट। तो भोपाल ये काफ़ी 293 किलोमीटर का लगभग सफ़र नॉन स्टॉप इसको कवर करना है और आई होप कि ये ऑन टाइम भोपाल पहुंच जाएगी। और भोपाल के बाद इटारसी जंक्शन ये नहीं जाती है। बता दूं आपको, ये एक ऐसी ट्रेन है, इकलौती ट्रेन है जो न्यू दिल्ली से सिकंदराबाद जाती है, बट इटारसी को स्किप कर देती है। बाईपास लाइन से होते हुए इटारसी को स्किप कर देती है, जो कि मुझे समझ नहीं आता क्यों करती है, क्योंकि इटारसी से ले जाने में और इटारसी से घुमा के लेके जाने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से। बट इटारसी भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है मध्य प्रदेश का, बता दूँ आपको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारी जर्नी का दूसरा दिन है और अब हम नागपुर पहुंच रहे हैं। इस समय तो ट्रेन ऑन टाइम है, पर अभी नागपुर के आउटर पे इसको रोका जा सकता है।
और हमने रात के अंधेरे में भोपाल जंक्शन को स्किप किया, जो कि एकमात्र स्टेशन था इस रात के अंधेरे में इस ट्रेन का। और इस लगभग 600 किलोमीटर के सफ़र में झांसी से लेकर नागपुर तक का केवल एक ही स्टेशन था, जो कि भोपाल जंक्शन था, जो कि मैं सो रहा था। ट्रेन वहाँ पे 10 मिनट लेट पहुँची थी। भोपाल जंक्शन के बारे में आपको हम बताएं तो वहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म हैं और वो वेस्टर्न रेलवे के जो अंतर्गत आता है और भोपाल डिवीज़न में ही है। और उसके वो जंक्शन है क्योंकि वहाँ पर 3 डायरेक्शन से ट्रेनें आया जाया करती हैं। एक तो हमारा ये नागपुर सेक्शन हो गया, दूसरा उधर से इटारसी सेक्शन हो गया, और एक हो गया हमारा ये वाला कौन सा है ये मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। 3 सेक्शन है, एक तो नागपुर हो गया, एक इटारसी हो गया, और एक और है जो राजस्थान की तरफ जाता है, मक्सी जंक्शन है, मक्सी जंक्शन की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से 3 टोटल जंक्शन पॉइंट है भोपाल जंक्शन पे, इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, कैपिटल जिसको बोलते हैं, पर बाकी जंक्शनों से छोटी है। इटारसी उससे भी बड़ा जंक्शन था जिसको हमारी ट्रेन ने बाईपास कर दिया। और आपको बताएं तो भोपाल जंक्शन के बारे में, यहाँ पर टोटल 237 ट्रेन्स का हॉल्ट है। 18 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और जो 3 जंक्शन पॉइंट मैंने बताया, बीना, मक्सी और इटारसी, यही 3 जंक्शन पॉइंट हैं इस भोपाल जंक्शन के। ठीक है, राजधानी है बट उतना नहीं है। ट्रेन फ़िलहाल हमारी रोक दी गई है आउटर पे नागपुर जंक्शन के। लगभग 20 मिनट रुकने के बाद आउटर पे हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन की तरफ अग्रसर है। और नागपुर जंक्शन के बारे में आपको हम बताते हैं स्टेशन आने तक। और नीचे आप देख सकते हैं नागपुर जंक्शन के पहले क्या हाल है, अगल बगल का कितनी सारी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर ट्रेन को रोक कर उनकी साफ़ सफाई कर दी जाती है बहुत। नागपुर जंक्शन पर भी आपको बहुत सारी कूड़ा करकट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नागपुर जंक्शन पर अक्सर जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, उनकी साफ़ सफाई वगैरह किया जाता है। तो पीछे की साइड से आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा कर्वेचर है बट उतना ज़्यादा नहीं है नागपुर जंक्शन के पास। नागपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन है। एक लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में है, और ये भी हमारा जंक्शन है यहाँ, जो कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। और सेंट्रल रेलवे में डिवीज़न जो इसका पड़ता है वो भी नागपुर ही पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंक्शन है। तो यहाँ पर सारी ट्रेनों का हॉल्ट है, तो जिसका नहीं भी उसको भी यहाँ रुकना पड़ता है। दिस इज़ काइंड ऑफ टेक्निकल हॉल्ट, क्योंकि यहाँ से हमारा आगे जो है जोन चेंज होता है। हम अभी जो है सेंट्रल रेलवे में आ गए हैं। अभी तक हम वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में थे, अब हम सेंट्रल रेलवे में जाएंगे, फिर हम साउथ सेंट्रल में जाएंगे बल्हरशाह के बाद। तो 3 जगह बल्हरशाह और नागपुर में हम लोको पायलट और गार्ड और स्टाफ जो भी है उनका चेंजिंग होता है। इंडियन रेलवे का ये रूल है कि जहाँ जहाँ पर जोन चेंज होता है वहाँ पर लोको पायलट और गार्ड इन सबकी चेंजिंग होती है। तो और नागपुर जंक्शन के बारे में बताएं तो यहाँ पर टोटल ऑब्वियसली 266 ट्रेन का हॉल्ट है। बट मैं अगेन आपको बता दूँ, जितनी भी ट्रेन यहाँ पे आती हैं कहीं से भी, उनको यहाँ पर रुकना ही रुकना है, क्योंकि नीचे की तरफ जाने के लिए उनको अपना जोन चेंज होता है, जिसकी वजह से लोको पायलट और सबका गार्ड का परिवर्तन होता है। और उसकी वजह से ये एक टेक्निकल हॉल्ट है, सभी ट्रेनों का टेक्निकल हॉल्ट है। बट कुछ ट्रेनें हैं, जैसे कि एक मैं बता दूँ 12214 और 12213 जो है दुरंतो है, न्यू दिल्ली सराय रोहिल्ला तो यशवंतपुर, वो नागपुर जंक्शन को नॉन स्टॉप स्किप करती है। बीच में 6 महीने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हॉल्ट किया गया था, बट बाद में वो हटा दिया गया। तो वो ट्रेन, हाँ उसके बारे में बात करें, आप यहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर डायमंड क्रॉसिंग का एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा, और अभी पास चलते हैं तो और आपको अच्छे से दिखाते हैं। डायमंड क्रॉसिंग की ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है, पूरे विश्व में केवल एकमात्र जगह पर है और इंडिया में है। ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है। यहाँ पर 2 साइड से ट्रेनें आती हैं, और माफ़ करिएगा, यहाँ पर नागपुर जंक्शन में टोटल हमारी 5 डायरेक्शन से ट्रेनें आती हैं। ये जो डायमंड क्रॉसिंग है ये डबल लाइन का है, इसलिए इसको डबल डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, डबल डायमंड क्रॉसिंग है ये।
हमारी जो सेक्शन है ये डायमंड क्रॉसिंग की तरफ से नहीं आता है। हमारा ये इटारसी वाला जो सेक्शन है ये सिंगल है, मतलब इस पर कोई ऐसे क्रॉसिंग नहीं पड़ती है। वो सेक्शन दूसरा है जिस पे डबल डायमंड क्रॉसिंग पड़ती है। और नागपुर जंक्शन के बारे में हम बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 19 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और यह जो जंक्शन पॉइंट है, ये मेन जंक्शन पॉइंट ये है इटारसी, छिंदवाड़ा और किसका है, एक मिनट। फ़िलहाल आप ये डबल डायमंड क्रॉसिंग पर थोड़ा जोर दीजिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो नाचभीर जंक्शन है और एक और है नाचभीर जंक्शन, इटारसी, छिंदवाड़ा और बडनेरा जंक्शन। ठीक है, ये बडनेरा जंक्शन जो मुंबई सेंट्रल की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके के टोटल 4 इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है नागपुर पर, और एक और है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आप आगे का सीन देख सकते हैं, नागपुर जंक्शन पे एंट्रेंस का सीन, जो कि हाईवे पर बने ब्रिज की वजह से ये दिखता है ऐसा कुछ अद्भुत दृश्य। रात के समय पे जब इसमें लाइटें जलती हैं तो काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। और इस सब का रीज़न देश के यशस्वी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी का ही योगदान है, जो कि आज इतने मस्त मस्त हाईवे और रोड्स बनाई जा रही हैं। उनका सबका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी है, देश की जीडीपी के लगभग 23% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय हो रहा है। जिसका ही परिणाम है कि आपको सारी रोड चमचमाती हुई आजकल दिखेंगी। नागपुर जंक्शन के जस्ट ऊपर जो हाईवे जा रहा है, नागपुर मुंबई हाईवे, उसका वो ब्रिज की जो डिज़ाइन है वो आपको दिख रही है। हम इस समय नागपुर जंक्शन पर फाइनली इंटर कर चुके हैं। मैंने नागपुर जंक्शन के बारे में लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता ही दिया है। और ठीक है, नागपुर जंक्शन आ गए हैं, चलते हैं ट्रेन से बाहर उतरते हैं और देखते हैं नागपुर जंक्शन का माहौल कैसा है। और मैंने बता दिया कि अभी मैंने आपको डबल डायमंड क्रॉसिंग दिखाई, जो कि पूरे विश्व में केवल एक जगह है, इंडिया में है केवल, वो भी नागपुर में है। और आज भी उस पर ट्रेनें आया जाया करती हैं। बीच में कुछ ऐसे अफवाह फैलाई गई थी कि ट्रेन उस पर नहीं जाया करती है, उसको बंद कर दिया गया, बट ऐसा नहीं है। ट्रेनों को बड़ी ही सतर्कता के साथ दोनों डायरेक्शन से रोक कर एक डायरेक्शन से गुजारा जाता है, तब ये संभव हो पाता है। बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट कोई बात नहीं। दैट इज़ अ यूनिक थिंग ऑफ इंडियन रेलवे। नागपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, जो कि भोपाल से ज़्यादा है। भोपाल में केवल 6 ही है, भोपाल से ज़्यादा है। ये महाराष्ट्र में पड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन है और सारी ट्रेनों के यहाँ तो हॉल्ट होता ही है। और सामने कोई ICF कोचेस में खड़ी है ट्रेन, जिसका नाम पढ़ पाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर नाउ। 7:29 हो रहा है, ट्रेन 20 मिनट लेट नागपुर जंक्शन पहुँच रही है। 7:05 इस ट्रेन का नागपुर जंक्शन पे टाइम, 7:10 था, माफ़ करिएगा, 7:10 टाइम था और 7:15 में छूटने का टाइम है। 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है, बट मुझे लगता है कि इसको और थोड़ी देर रोका जाएगा, एटलीस्ट 20 मिनट तो रोका जाएगा नागपुर जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर गार्ड और लोको पायलट सब कुछ की चेंजिंग भी होगी इस ट्रेन की, एज़ यूजुअल, जो कि सारी ट्रेनों की होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा जोन हो जाता है सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो हम आ गए हैं नागपुर जंक्शन पे नीचे की ओर, और अब जंक्शन का लिखते हैं, थोड़ा मुआयना करते हैं जंक्शन पर, और फिर मिलते हैं नागपुर जंक्शन पे डिपार्चर के टाइम पर। तब तक के लिए पॉज करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम नागपुर जंक्शन पर एग्जैक्ट 15 मिनट रुकने के बाद, जो कि 5 मिनट का स्टॉप था, 10 मिनट और लेट हो गई, इस तरह से टोटल 30 मिनट लेट हो चुकी है। नागपुर जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं, वो सामने ट्रेन जो जा रही है थोड़ा पहचान पाना इज मुश्किल है। एग्जिंग हो रही है हमारी ट्रेन की नागपुर जंक्शन पर। अब क्या करूँ, थोड़ा कमज़ोर हो गई है, चश्मा भी नहीं लगाया हो तो ट्रेन का मैं देख नहीं पाया कौन सी थी। हो सकता है वीडियो में आ गया हो, बट क्या करूँ। कितना स्लो मोशन में नागपुर जंक्शन से ट्रेन निकल रही है, कितना अच्छा लग रहा है सुबह का सीन। सूर्य की किरणें पूरब दिशा से आती हुई नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पलटी हुई, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी। इससे ये बात कंफर्म होती है।
नागपुर जंक्शन के बाद हमारा जो अगला स्टॉपेज आएगा इस ट्रेन का वो होगा चंद्रपुर, आई थिंक सो, हाँ चंद्रपुर होगा। चंद्रपुर के बाद बल्हरशाह आएगा। चंद्रपुर तक ये ट्रेन मुझे लग रहा है कि 1 घंटे लेट हो जाएगी। उसके बाद बल्हरशाह तक, क्योंकि इसको 1 घंटे का बफर टाइम दिया गया है, ऑन टाइम पहुंच जाएगी। फिर बल्हरशाह से सिकंदराबाद तक ट्रेन के लेट होने की थोड़ी संभावना है, बट ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लेट होगी बल्हरशाह से सिकंदराबाद तक, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है मेरे पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है। और बात करें तो इसके आगे जो दुरंतो लगी हुई थी वो लगभग चंद्रपुर क्रॉस कर चुकी है, बल्हरशाह पहुंचने वाली है। बल्हरशाह के बाद उसको सिकंदराबाद में डायरेक्ट रुकना है। तो दुरंतो है भाई, उसको तो कहीं रोका नहीं जाता। हालांकि इस ट्रेन की भी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि इसको किसी भी ट्रेन के लिए नहीं रोका गया। केवल एक जगह पे इसको राजधानी ने क्रॉस किया था, पुष्पपुर राजधानी जो कि इंडिया की है। बाकी उसके अलावा हर जगह इस ट्रेन को प्राथमिकता दी गई, बाकी सारी ट्रेनों को रोक दिया गया और इस ट्रेन को ओवरटेक करवाया गया, मतलब इस ट्रेन द्वारा ओवरटेक करवाया गया बाकी सारी ट्रेन को। तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने इतनी अच्छी सुपरफास्ट ट्रेन जो कि नॉर्मल नॉन प्रीमियम ट्रेन होती है और उसको इतनी प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि दुरंतो के पीछे पीछे लगी हुई है। आलमोस्ट दुरंतो की प्रायोरिटी से ये चल रही है, ठीक है। बाकी सारी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट जैसी भी ट्रेन थी सबको इसने ओवरटेक कर दिया। कितनी सारी ट्रेनें इसने ओवरटेक की, जो दिल्ली से इसके पहले छूटी हुई थी, चेन्नई या कहीं भी जा रही थी, सबको ओवरटेक इसने कर दिया। और फ़िलहाल हम स्किप करने जा रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन को। ये भी हमारे सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, इसका डिवीज़न नागपुर है। और सेवाग्राम जंक्शन के बाद आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेन का कर्विंग देखने को मिलेगा। मैं उसको दिखाने के लिए इस गेट पर आके खड़ा हूँ। और ट्रेन की स्पीड स्लो होने का भी रीज़न यही है, क्योंकि आगे एक परफेक्ट कर्व ट्रेन का देखने को मिलता है। क्योंकि मैं इस ट्रेन में ऑलमोस्ट मिडिल पर हूँ, तो आगे और पीछे दोनों साइड से एग्जैक्टली इक्वल कर्वेचर हमको देखने को मिलेगा। देखते हैं, अभी वो आने वाला है। जब तक बात कर लेते हैं इस सेवाग्राम जंक्शन की। हालांकि इस पर हमारा स्टॉप नहीं है, तो ये एक सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे टोटल 50 ट्रेन का हॉल्ट होता है और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट इस पे से नहीं होती है। सी लेवल से 278 मीटर ऊपर है। और ये जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर माझी जंक्शन, नागपुर जंक्शन और वर्धा जंक्शन के लिए ट्रेन के रूट का डाइवर्जन होता है। तो ये चंद्रपुर जंक्शन हमने स्किप कर लिया है। और अब आगे देखते हैं कि कर्वेचर वो। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, आपको ये भी बता दूँ। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन बोल सकते हैं इसको। भोपाल से तो ठीक है, यहाँ पे आलमोस्ट उतनी ही जंक्शन पॉइंट है जितने भोपाल में है, 3 की। और अब हमको देखने वाला है वो कर्वेचर, जिसका हमें था इंतज़ार। और बस कोई ट्रेन या मालगाड़ी ना आके खड़ी हो जाए कर्वेचर में, बहुत गुस्सा आती है उस टाइम पे, सच बोलूँ तो। हाँ, बहुत जब ऐसे इंटरेस्टिंग सीन आते हैं, या तो कोई ट्रेन खड़ी हो जाती है या तो कुछ मालगाड़ी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। बस कुछ ही समय में हमको कर्वेचर देखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल स्टार्ट हो गया है, ऊपर हाईवे बनता हुआ आप देख सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी हाई, इज़ गोइंग ऑन एट वेरी हाई प्रायोरिटी और इन फुल स्विंग। तो आगे आप कर्वेचर देखिए। और हम यहाँ से डिब्बे भी अपने गिन सकते हैं, कितने डिब्बे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9th डिब्बे कोच में है, इंक्लूडिंग इंड ऑफ जनरेटर EOG। सो इंजन जनरेटर को इंक्लूड करते हुए हम 9th डिब्बे पर हैं। और आगे हम आपको आगे एक मालगाड़ी दिख ही रही होगी, जो कि पैरेलल रन कर रही है हमारी ट्रेन के साथ। जिसका डर था वही हुआ, तो हमें एक कर्व पूरा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मालगाड़ी जो हमारे आगे आगे चल रही है पैरेलल, उसको हम जस्ट टच कर रहे हैं, समझ लीजिए। बस पटरी का डिफरेंस है। पीछे से भी देख लीजिए, पीछे से थोड़ा डिब्बे ज़्यादा है, आगे से 9वें पर है, क्योंकि टोटल 24 डिब्बे थे, तो पीछे से थोड़ा डिब्बे ज़्यादा दिखेंगे, दैट्स ऑब्वियस। टोटल पीछे से हम लगभग 14वें या 13वें डिब्बे में होंगे, और आगे से लगभग 9वें डिब्बे पर है, क्योंकि डिब्बे की लंब काफ़ी होती है। जस्ट मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ट्रेन के डब्बों का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से 2 डिब्बे जुड़े होते हैं, वो कितना ख़तरनाक होता है। यहाँ पर अगर आपका पैर चला गया ना, तो सच में बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा इससे सावधान रहिएगा।
कितने डब्बे वाइब्रेट कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन की स्पीड केवल 110 kmph है। 130 और 160 पर क्या हाल होगा इन डब्बों का आप सोच सकते हैं। 110 पर ऐसा है और ये कितने ही ख़तरनाक है। डब्बा कैसे हिल रहा है, इस कोच के रिस्पेक्ट में कैसे आगे वाला कोच वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। और हमारा कोच के पीछे जो होगा उसको हमारे कोच के बारे में ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये एक डिब्बे दूसरे डिब्बे से जुड़े होने की वजह से ऐसा होता है, तो इससे थोड़ा सावधान रहें। ट्रेन को डब्बे को क्रॉस करते समय थोड़ा सावधानी बरतना अति आवश्यक है। इसलिए यही इस वीडियो को, इस क्लिप को शूट करने का मेरा बस इतना ही उद्देश्य था कि आपको ये अवगत करा दूँ कि डब्बों के बीच में भी खतरा होता है पूरा अब हम पहुंच रहे हैं चंद्रपुर जंक्शन की चंद्रपुर की तरफ। माफ़ करिएगा, चंद्रपुर एक जंक्शन नहीं है। अगर मैंने कहीं पहले जंक्शन बोल दिया हो तो कृपया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। तो चंद्रपुर हम पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर में हमारी ट्रेन 55 मिनट्स डिलेड पहुंच रही है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नागपुर से हम 30 मिनट लेट छूटे थे और यहाँ पे 20 मिनट और लेट हो गए। कोई नहीं, आगे बल्हरशाह तक कवर हो जाएगा ये दूरी, क्योंकि बल्हरशाह से मात्र 5-6 किलोमीटर है और ट्रेन को लगभग 1 घंटे का टाइम दे दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रेन 5 मिनट में कवर कर देती है और ऑलमोस्ट राइट टाइम पे हम पहुंच जाएंगे बल्हरशाह। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में मुंबई और तेलंगाना के बॉर्डर पर बल्हरशाह के पहले पड़ने वाला रेलवे स्टेशन है, जो कि भी बॉर्डर पर बोला जा सकता है, क्योंकि इसके जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर बल्हारशाह रेलवे स्टेशन आएगा। चंद्रपुर की बात करें तो ये भी हमारा सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। 91 ट्रेन का यहाँ हॉल्ट है। 0 ट्रेन ओरिजिनेट और 0 ट्रेन टर्मिनेशन होता है। सी लेवल से इसकी हाइट 362 मीटर्स है और इसका डिवीज़न जो है नागपुर डिवीज़न है। अभी बल्हरशाह में हमारा डिवीज़न और जोन चेंज होगा, वहाँ पर हमारे लोको पायलट और गार्ड की ड्यूटीज़ और गार्ड चेंज होंगे। तो चलते हैं फिर चंद्रपुर जंक्शन। तो चंद्रपुर जंक्शन से हम डिपार्ट कर रहे हैं 5 मिनट रुकने के बाद, और हमारी ट्रेन है 1 घंटे लेट, पर देखिएगा 1 घंटा कवर हो जाएगा। इसके जस्ट 13 किलोमीटर दूर है बल्हरशाह, और बल्हरशाह हमें पहुंचने को ट्रेन को टाइम दिया गया 1 घंटा 10 मिनट, बट ये 10 मिनट में ही पहुंच जाएगी। जो 1 घंटा डिले है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम ऑन टाइम बल्हरशाह पहुँचेंगे। चंद्रपुर जंक्शन हमने स्किप कर दिया। बाय बाय चंद्रपुर। महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन जो कि तेलंगाना के बॉर्डर पर है, वो हमें मिलने वाला है। कुछ ही समय में हमारे साथ एग्जिंग होने वाली है तमिलनाडु एक्सप्रेस की, जो भी तेलंगाना एक्सप्रेस के बहुत सिमिलर आप बोल सकते हैं। इसका रूट इधर से चला जाता है वारंगल की साइड, बल्हरशाह से होते हुए वारंगल ली जाती है। ये काजीपेट नहीं जाती है और हम काजीपेट होकर सिकंदराबाद की तरफ निकल जाते हैं, कि वारंगल होते हुए चली जाती है, वारंगल विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई सेंट्रल। तो काफ़ी तेज़ी से ये हमारे साथ एग्जिंग कर रही है। हालांकि इसको भी यहाँ पर चंद्रपुर में ये चंद्रपुर नहीं रुकती है, तो इसलिए ये नॉन स्टॉप स्किप कर रही है चंद्रपुर को, इसलिए काफ़ी तेज़ी से हमने इसका एग्जिट देख लिया। और अब हम पहुंचने वाले हैं बल्हारशाह जंक्शन। और बल्हारशाह की बात करें तो यहाँ पर हर ट्रेनों को रुकना ही रुकना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेलवे का जोन चेंज होता है। अब हम पहुँचने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, और अभी तक हम थे सेंट्रल रेलवे में। अब सेंट्रल रेलवे से हमारा जोन चेंज होकर साउथ सेंट्रल रेलवे में पहुँचेगा। बल्हारशाह इसलिए ख़ास बन जाता है, यहाँ पर हर ट्रेन को रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेन का जोन चेंज होता है। और इसके बारे में आपको बताते हैं। बल्हारशाह जंक्शन अब बल्हारशाह फाइनली आ गया है। और ये जंक्शन है क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है, बट एक तो अपना नागपुर सेक्शन से जो मेन लाइन आती है एक ये, और एक गोंडिया दुर्ग से जो लाइन आती है वो भी इसी पर आके मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि इसको जंक्शन क्यों नहीं लिखा गया। हो सकता है कि इसके आगे कोई 10-5 किलोमीटर दूर कोई, हाँ, चंद्रपुर जंक्शन था ना, तो चंद्रपुर जंक्शन पे आई थिंक गोंडिया दुर्ग वाली लाइन आगे मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन नहीं बनाया गया है। और ये एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन है जो कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, नागपुर डिवीज़न में है। टोटल 195 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है, और 9 ट्रेन ओरिजिनेट और 9 ट्रेन से टर्मिनेट भी होती है। बट ये 195 ट्रेन का हॉल्ट ही भले लिखा गया है, पर यहाँ से जाने वाली सभी ट्रेन को यहाँ पर रुकना ही रुकना है, दैट्स श्योर। और हम ऑन टाइम बल्हारशाह पहुँच रहे हैं। 1 घंटे डिले थी, जो कि ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। उतर के देखते हैं बल्हारशाह जंक्शन को।
तो हम आ गए बल्लर शाह नगर से प्लेटफॉर्म पर। बल्लर शाह का जो अनाउंसमेंट होता है ना, काफ़ी मस्त लगता है। यहाँ पे तो फिगर आप देख सकते हैं शेर चीते दिखेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट तेलंगाना बॉर्डर पर है और हम इसके बाद इंटर कर जाएंगे तेलंगाना में। सो ट्रेन जस्ट 5 मिनट रुकने के बाद बल्हार शाह को स्किप क्रॉस कर रही है और अब हम तेलंगाना में इंटर करने वाले हैं। और यहाँ से लगभग हमारा 396 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ सिकंदराबाद के लिए, जो कि इस ट्रेन को 6 आवर्स में कंप्लीट करना है। देखते हैं क्या ये कर पाती है, और मुझे तो लगता है कि कर लेगी बहुत ही आसानी से। और ये 9176051515 में सुनते सुनते परेशान हो गया। जब भी बल्हार शाह से आता हूँ, ये विज्ञापन वाला ना 9176051515, सच में इतना सुनाओ कि नंबर रट गया है। अब तो बल्हार शाह स्टेशन का एंड हो गया और अब हम पहुंच गए हैं साउथ सेंट्रल जोन, जिसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, जो कि होगा हमारा डेस्टिनेशन। और देखते हैं सिकंदराबाद हम कब पहुंचते हैं। हम बल्हार शाह से ऑन टाइम डिपार्ट कर रहे हैं, फिर आगे स्टेशन पर मिलते हैं। सो अब हम बल्हार शाह से निकलने के जस्ट बाद क्रॉस करने जा रहे हैं वर्धा रिवर पर बने ब्रिज को। और सिंस मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इस वीडियो को एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूँगा। सो इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहूँगा कि वर्धा रिवर, जो कि महाराष्ट्र विदर्भ की एक मेजर रिवर है, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है और जाके ये वैनगंगा रिवर में मिल जाती है और वहाँ पर ये प्राणहिता रिवर बनाती है। और प्राणहिता रिवर फाइनली जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो अभी हमें कुछ दूर आगे चल के गोदावरी नदी मिलेगी और ये गोदावरी नदी फाइनल जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये फाइनली वर्धा रिवर आ गई है, जो कि सतपुड़ा रेंज से निकलती है और खैरवानी विलेज के पास मुल्ताई तहसील और बैतूल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है, वहाँ से ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है ये वर्धा रिवर। और बात करूँ बैतूल की, तो वो हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं। बैतूल हमारा पड़ता है इटारसी के आसपास कहीं पड़ता है बैतूल। आई एम नॉट श्योर कि हमें इस रूट पर बैतूल था या नहीं। हाँ, ऑब्वियसली इस रूट पे होना चाहिए, बैतूल अवश्य इस रूट पे रहा होगा, जो कि हमने स्किप कर दिया है। तो वहाँ से ये नदी निकलती है और 777 मीटर हाइट से ओरिजिनेट होती है सतपुड़ा रेंज से, और फाइनली ये गोदावरी नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन रही वर्धा रिवर के बारे में। आगे मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग चीज़ के विषय पे। चूँकि हमने रात के अंधेरे में अपने पड़ने वाले मिड घाट, भदभदा घाट और एक और घाट पड़ता है, मिड घाट, भदभदा घाट और एक और घाट पड़ता है, उसका नाम मैं जस्ट अभी भूल गया। इन तीनों घाट्स को मिक्स कर दिया है, तो हमें वो हरियाली देखने को नहीं मिली है। तो थोड़ी बहुत हरियाली हमको यहाँ बल्हार शाह के बाद, वर्धा रिवर के बाद देखने को मिलती है, तो मैं उसको आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। शायद इस समय, क्योंकि अभी बारिश का टाइम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो उतनी हरियाली नहीं देखने को मिलेगी। पर आप सामने देख सकते हैं कि कुछ पहाड़ जैसे नज़र आएगा और उसमें हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे आपको। और ये हमको तब बहुत अच्छे से देखने को मिलता है जब हम मिड घाट और बुधनी घाट, याद आ गया, बुधनी घाट सेक्शन को क्रॉस करते, जो कि हमारा इटारसी और नर्मदा नदी के बाद पड़ता है, इटारसी से भोपाल के बीच में। वास्तव में बहुत अमेजिंग सेक्शन है, जो कि हम इस ट्रेन से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि वो रात में पड़ता है। अब रात के लिए तो वीडियो शूट करना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इन द सेंस बिकॉज लाइट नहीं है ना। वीडियो तो मैं शूट कर लूँ, जगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइट तो होनी चाहिए ना, शूट क्या कर रहा हूँ। सो जस्ट आप इस रैंडम व्यू को देखिए। और साउथ इंडिया का स्टार्टिंग हो चुका है, हम तेलंगाना में प्रवेश कर चुके हैं। तेलंगाना में थोड़े बहुत पहाड़ जैसे सेब आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, सिकंदराबाद के बगल में कुछ राजाओं महाराजाओं की पुरानी गुफाएं वगैरह थी, जो आपको देखने को मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि उनको दिखाऊँ। उसके पहले काजीपेट के पास हमें एक देखने को मिलता है
वाडेपल्ली लेक है जो कि बहुत ही लंबी फैली हुई है। और अक्सर मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं उस लेक के पास से गुजरता हूँ ना, तो पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि उसके बगल में कोई मालगाड़ी खड़ी मिल जाती है। तो जितनी बड़ी मालगाड़ी होती है ना, उससे भी बड़ी वो लेक है। पूरी मालगाड़ी को वो लेक ख़त्म कर देती है अपने ही अंदर। मतलब मालगाड़ी अगर खड़ी कर दिया जाए तब भी वो लेक आगे और पीछे से थोड़ी थोड़ी बच जाती है। तो मैं इस बार उम्मीद करता हूँ कि इस बार मालगाड़ी नहीं मिलेगी मुझे। पता नहीं क्यों वहीं पर मालगाड़ी खड़ी कर देते हैं, हम लोग को देखने के लिए एक साधन है तो वो भी बंद कर देते हैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि वो जो माउंटेन्स की रेंज मैं बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा विजिबल है इस समय। ये काफ़ी दूरी पर है, यहाँ पर से बस छोटी छोटी दिख रही हैं। अगर पास में होते तो काफ़ी ऊंची दिखती। उस पर इन्हीं सब जगहों पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। अगर देख लीजिए कैसे कितना बढ़िया दिखता है। थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छी होती तो बहुत ही अच्छा दिखता। मानसून के समय में जब एकदम ग्रीनरी छाई रहती है, उस समय पे देखने में और ही अद्भुत दृश्य नज़र आता है। वो नज़ारा वास्तव में अमेजिंग होता है। मानसून के समय भी ट्रेन जर्नी में बहुत ही जल्दी करूँगा, उसके वीडियो अपलोड करूँगा। और इस नेक्स्ट जर्नीज़ मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मेनली माउंटेन्स रीजन को कवर करेंगे और कुछ नए नए रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला रूट काफ़ी बार मैं कवर कर चुका हूँ अलग अलग ट्रेन से। सो अब नो मोर दिस रूट, अब नए नए रूट से ही मैं आया जाया करूँगा जब तक यहाँ पर आना है साउथ इंडिया में। सो ओके, वेल एंड गुड। तो वो पहाड़ियाँ फाइनली हम कह सकते हैं कि वैनिश हो गई, मतलब दिखना बंद हो गई, डिसअपियर हो गई। तो यही कुछ थी। मैंने बोला कि हम बुधनी घाट, मीत घाट, भदभदा घाट और नर्मदापुरम जैसे जगहों को छोड़ कर आए हैं। और एक घोरन गोरी भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। उस रीजन में बहुत हरियाली देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया ट्रेन का रूट भी मिलता है, बल्ब शेप में कर्व भी देखने को मिलता है इटारसी के पास। पर वो सब हम मिस कर दिए क्योंकि हमारी ट्रेन का उस समय पे वो जो समय था हमारी ट्रेन का वो रात में था, तो उसको कवर करना आसान नहीं था क्योंकि लाइट उसके लिए चाहिए, लाइट थी नहीं। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। सो बल्हार शाह के बाद जो हमारा पहला स्टॉपेज पड़ता है वो है सिरपुर कागज़ नगर। और सिरपुर कागज़ नगर पे हम पहुंच रहे हैं इस समय 15 मिनट लेट। और इसके बारे में आपको हम अगर बताने की कोशिश करें तो ये है हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। डिवीज़न सिकंदराबाद है और यहाँ पर टोटल 13 ट्रेन 113 ट्रेन हाल्ट करती हैं। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। और इसका सी लेवल से जो हाइट है वो 184 मीटर है। तो ये रहा सिरपुर कागज़ नगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। फाइनली प्लेटफॉर्म देखने लगा है। और साउथ इंडिया में रेलवे स्टेशनों का एक बार जो रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, वो काफ़ी अच्छी और तेज़ी से हो रहा है। और इस लाइन पे जो ये मेन सेक्शन है न्यू दिल्ली टू चेन्नई, जो मेन लाइन का ये सेक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर काम हो रहा है सच बोलूँ तो। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा था ना, ट्रेन की स्पीड हार्डली 110 टच करती थी। आज के समय पे बल्हार शाह से सिकंदराबाद तक मोस्ट ऑफ द रीजन 130 kmph का हो गया है। हालांकि प्राकृतिक विषमताओं के कारण 110 पे कंटिन्यूस 5 मिनट तक चलना इज इम्पॉसिबल इन दिस ट्रैक ऑन दिस ट्रैक। ट्रेन की स्पीड अप डाउन बहुत ही फास्ट होती है। और मैं इस रूट पे चलाने वाले ड्राइवरों की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो कब अप करते हैं कब डाउन करते हैं स्पीड का। उनको सच में मतलब ऐसा चलाते हैं जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हों किसी हाईवे पर, या हाईवे बोल रहा हूँ, किसी बिजी रोड पे साइकिल चलाया जाता है। फास्ट धीरो, फास्ट स्लो, ऐसे ऐसे ट्रेन को इस रूट पे फास्ट स्लो किया जाता है बहुत बार। तो ये 130 का तो ट्रैक हो गया है, बट बिकॉज ऑफ द नेचुरल कंडीशंस ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगली इलाका है, यहाँ पे आसपास में जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए स्पीड अप डाउन होती रहती है। बट ये है कि 130 होने की वजह से जो कहीं पे डिले होता है वो डिले कवर हो जाता है, बिकॉज टाइम टेबल तभी पुराना ही है बाकी सारी ट्रेनों का। इस ट्रेन का हाँ थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, एवरेज स्पीड काफ़ी बढ़ा दी गई है इस ट्रेन की, दैट्स गुड। तो ये हमारा सिरपुर कागज़ नगर आ गया है। और इसके बारे में मैंने तो बता ही दिया, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसका जो डिवीज़न का हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है सिकंदराबाद के ऊपर। वहाँ का अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, वो भी आप देख सकते हैं।
तो सिरपुर कागज नगर से अब ये ट्रेन डिपार्ट कर रही है। जस्ट 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे हम 15 मिनट लेट पहुँचे थे। अभी तक ट्रेन काफ़ी सही चली है। 15 मिनट इज़ नॉट ए बिग डिले, और आगे भी ऐसे ही चलती रहे। मैक्सिमम एट मैक्स 30 मिनट डिले अगर सिकंदराबाद में पहुँचती है ना, दैट्स वेरी 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 गुड एवरेज स्पीड ऑफ दिस लॉन्ग ट्रैक ऑफ 1666 किलोमीटर। सो 1666 किलोमीटर पर अगर ये ट्रेन 69 की एवरेज स्पीड से भी चल जाती है सिकंदराबाद तक, तो काबिल तारीफ़ है सच में। बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन से भी अच्छी है। और इसका साउथ इंडिया में बाल्हारसा से सिकंदराबाद के बीच में काफ़ी स्टॉपेज है। बेलमपल्ली, मंचिरियाल, रामागुंडम, मतलब बहुत सारे स्टॉपेज आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में इसके। हर फिर भी इसकी एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी है। दैट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग। और तेलंगाना एक्सप्रेस नाम ही है, तो इसका तेलंगाना में बहुत सारे स्टॉप होने चाहिए। दैट्स फैक्ट। सिरपुर कागज़ नगर अपने आप में एक फ़ेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर कागज़ का उत्पादन किया जाता है। अगर आप यहाँ से कभी गुजरेंगे ना, तो आपको कागज़ फैक्ट्री से आने वाली स्मेल महसूस होगी। और उस स्मेल और उस फैक्ट्री से जो निकलता है कूड़ा कचरा, वो एक ड्रेन मतलब नाले से होकर गुजरता है, जिसको यहाँ पर बिब्रा ड्रेन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नाला है जिसको हमने अभी जस्ट क्रॉस किया। और यहाँ पर जो कागज़ उद्योग से जो गंदगी या पानी निकलता है, वो इस नाले से होकर बहता है। यहाँ पर टोटल 78 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ से कोई ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और अब हम डिपार्ट भी कर रहे हैं मंचिरियाल से। और ये कॉन्टीन्यूअस फ्लो में मैंने वीडियो बना लिया, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ आई थिंक सो इज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। मेरा मोटो यही था कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अपने वीडियो में डालूँगा, ताकि हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता चले। और वही मेरा उद्देश्य रहा है अभी तक के वीडियो को शूट करने में। मोस्ट ऑफ द थिंग जो मुझे पता थी और मैंने रिसर्च की, उसको मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे। देखिए हुआ क्या था ना, कि ट्रेन को 2 मिनट रोकने के बाद तुरंत चला दिया गया था, तो जिससे कुछ लोग चढ़ नहीं पाए थे। और हो सकता है कुछ रीज़न रहा होगा, क्यों कुछ उतर नहीं पाए होंगे। ट्रेन की चैन पुलिंग कर दी गई थी, और ट्रेन अगेन 5 मिनट डिले हो गई। और फिर 5 मिनट बाद दोबारा से ट्रेन स्टार्ट हुई है और अब चल रही है। तो इस तरीके से हमारा डिले बढ़ता ही जा रहा है। और 30 मिनट डिले आए थे, और यहाँ से लगभग 38 मिनट 38 मिनट डिले अब छूट रहे हैं। हालांकि कवर भी किया जा सकता है। अब 2-3 स्टेशन हैं लास्ट के, उसके बाद हमारा सिकंदराबाद हमें दिखता नज़र आएगा। तो इस तरह से ये मंचिरियाल फाइनली हम स्किप कर रहे हैं। मंचिरियाल के बाद हमारा स्टॉपेज आएगा रामागुंडम। रामागुंडम के पहले हम गोदावरी नदी के ऊपर से गुजरेंगे, और गोदावरी नदी के उस अद्भुत ब्रिज के नज़ारों को देखेंगे। और गोदावरी नदी अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा इस समय कैसी है, उसमें पानी है या सूख गई है। चलिए, इससे जस्ट 500 मीटर आगे हमें गोदावरी नदी का ब्रिज मिलने वाला है, उसको करते हैं एक नई क्लिप में शूट। अब आने वाला है गोदावरी नदी का ब्रिज, जिस पर ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो तो नहीं होगी, हाल अच्छी खासी रहेगी। जिस प्रकार गंगा नदी के ऊपर रेलवे की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, उस तरह यहाँ नहीं होगा। स्पीड भी अच्छी खासी रहेगी, और ट्रेन भी निकलती है इस गोदावरी नदी के ऊपर से। मैं आपको इस गोदावरी नदी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो फैक्ट है कि ये पूरे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर द गंगा। गंगा नदी के बाद सबसे बड़ी नदी ये है। इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। इसमें बहुत सारे डैम और बैरेज वगैरह बना दिए गए हैं इसके पानी को कंट्रोल करने के लिए। इस पर क्या बोल सकते हैं, फ्लड यानी बाढ़ आने की समस्या इस नदी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि और बता दें ये कहाँ से निकलती है। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूखी हुई है। गोदावरी नदी इस समय पूरी तरह से सूख चुकी है।
या मानसून का समय जल्द ही आने वाला है और इस नदी को पुनः भर देगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। ये नदी बहुत ज़्यादा पानी रहता है इस नदी में, गोदावरी नदी में, जो कि इस समय पूरी सूखी हुई नज़र आ रही है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर परसेंटेज वाइज करें तो ये 1465 किलोमीटर्स रेंज इंडिया को कवर करती है। महाराष्ट्र में 48%, तेलंगाना में 19%, आंध्र प्रदेश में 4.5%, छत्तीसगढ़ में 10.9% और ओडिशा में 5.7% रीजन को ये नदी कवर करती है। और क्या हो सकता है इस नदी के बारे में, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया है। और फाइनली जाके वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा नदी के बाद, और उसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। डेट्स इट। अब हम पहुँच रहे हैं रामागुंडम, जो कि अगेन तेलंगाना में पड़ता है। उस ट्रेन का लगभग चौथा स्टॉपेज है, आई थिंक सो, मे भी तीसरा हो सकता है, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्लेटफॉर्म को बढ़ाने का काम चल रहा है। साउथ इंडिया में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। अभी तक हम रामागुंडम पर ऑलमोस्ट स्टॉप ले चुके हैं। मैं बोल रहा था कि अभी तक रेलवे पटरी का, रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था साउथ इंडिया में, और आज इस समय रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का काम साउथ इंडिया में, मोस्टली तेलंगाना स्टेट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। सच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है रेलवे ट्रैक्स का रामागुंडम तेलंगाना स्टेट में। और बात करें अगर इस रामागुंडम रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ ये साउथ सेंट्रल जोन में आता है, डेट एज इट इज़, क्योंकि सिकंदराबाद जंक्शन इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 97 ट्रेन यहाँ हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। और ये सी लेवल से 170 मीटर ऊपर है। अभी हमने गोदावरी नदी को देख ही लिया है। और धीरे धीरे ट्रेन चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है रामागुंडम में। और अब क्योंकि यहाँ से जस्ट सिकंदराबाद थोड़ा ही दूर पड़ता है, लगभग 200 किलोमीटर है, तो यहाँ से ट्रेन पे चढ़ने वाले लोग कम ही मिलते हैं, मोस्ट सब उतरने वाले ही होते हैं। और मैं भी उतर ही गया हूँ फ़िलहाल रामागुंडम में। कितना नीट एंड क्लीन स्टेशन आपको दिख रहा होगा। ट्रेन हमारी यहाँ पे 40 मिनट्स लेट पहुँची है, लेट पहुँच रही है। देखते हैं ये लेट आगे कवर हो पाता है या नहीं। तो ये रामागुंडम रेलवे स्टेशन फाइनली हम क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस क्या कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकी, काफ़ी सही है। और कोई ट्रेन रही होती ना, तो मैं सच बताता हूँ 2 की जगह 5 मिनट रुक जाती। तो ये तेलंगाना एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है ना, जो सच में मुझे फर्स्ट टाइम वो फीलिंग दे रही है कि जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम ही रुकती है। सच में फर्स्ट टाइम ये मैं फील कर रहा हूँ। और ये हमारा रामागुंडम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट चला गया। नेक्स्ट स्टॉपेज आई थिंक काजीपेट आएगा, देखते हैं कौन सा है। सो हम अभी इस समय स्किप कर रहे हैं पेडापल्ली जंक्शन पर। हालांकि इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनें यहाँ पर रुक जाती हैं। और अब के समय में यहाँ पेडापल्ली पे तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और एक न्यू लाइन यहाँ पे लाके जोड़ दी गई है, जो कि करीमनगर से आती है। तो पहले तो पेडापल्ली एक जंक्शन है, ये बात समझिए, जो कि अगेन साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 63 ट्रेन का हॉल्ट है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। मेरी ट्रेन भी हॉल्ट ले ली, जिसका हॉल्ट था नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारी ट्रेनें रुक जाती होंगी, पर उसकी भी बात नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ 63 ट्रेन का ही हॉल्ट है। और इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑफिशियली 3 जगह से रेलवे लाइन और ट्रैक आके जुड़ते हैं। काजीपेट जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, बलहर जिस तरफ हम लोग आए, और निजामाबाद के लिए एक ट्रैक सेपरेट होता है। हालांकि इस समय एक और रूट यहाँ पे बन चुका है, और उस पर ट्रेन भी ऑपरेशनल हैं। करीमनगर जो कि जाता है, तिरुपति से कुछ ट्रेन आती हैं सुपर फास्ट, सिकंदराबाद से भी आती हैं, तो पेडापल्ली होके करीमनगर चली जाती है। करीमनगर भी एक तेलंगाना में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका काफ़ी डेवलपमेंट इस समय हो रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बन गया है, और वहाँ पर 2 ट्रेन मैंने बताया, एक सिकंदराबाद टू करीमनगर और एक तिरुपति टू करीमनगर, 2 ट्रेनें चल रही हैं अभी। तो करीमनगर की जो लाइन है ना, पेडापल्ली से ही सेपरेट होती है। सिकंदराबाद से जो ट्रेन आएगी, पहले पेडापल्ली आएगी, फिर उसका लोको रिवर्सल किया जाएगा, फिर वहाँ से वो वापस करीमनगर लौटेगी।
करीमनगर जाने के लिए सुल्तानाबाद और करीमनगर होते हुए वो जाती है। ठीक है, तो ये था पेडपल्ली का, थोड़ी पेडपल्ली पर थोड़ी चर्चा। और जो तिरुपति से आती है ना, और उस ट्रेन को भी इधर पेडपल्ली तक लेकर आया जाता है, वारंगल होते हुए जमीकुंटा पेडपल्ली होते हुए उस पेडपल्ली तक आएगी पहले वारंगल से, फिर यहाँ पे पेडपल्ली में लोको रिवर्सल किया जाएगा उसका, तिरुपति से आने वाली ट्रेन का, फिर वो पेडपल्ली जाएगी। तो यहाँ पर लोको रिवर्सल इस वो लेक आगे जिसको हर बार देखने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर मालगाड़ी खड़ी लगी जाती है, पूरा देख नहीं पाते, इसलिए नहीं देख पाता कि ये पूरी मालगाड़ी भी खड़ी कर दी जाए ना 7 डिब्बे वाली, तब भी आगे पीछे से कुछ हाल इसका दिखता ही रहता है। इसको हम वाडेपल्ली लेक बोलते हैं। ये काजीपेट जंक्शन से थोड़ा पहले पड़ती है, इसके बाद काजीपेट जंक्शन आता है, जो कि सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है हमारा। तो आप देख सकते हैं कितनी मालगाड़ी है मेरे साथ, मतलब किस्मत ही खराब है, जब ये मालगाड़ी चल भी रही है, मतलब कि नहीं रुकी हुई है मालगाड़ी, क्यों आ जाती है। फिर भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट एंड पोजीशन पे मालगाड़ी थी, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी लेक है ये कि अभी भी हम इसको पूरा देख सकते हैं बाकायदा। ये बहुत बड़ी लेक है, इसको वाडेपल्ली लेक बोलते हैं। ये काजीपेट जंक्शन के जस्ट बगल में पड़ती है। और देखिए, आप इसको देखते रहिए, इसका मज़ा लीजिए। और इधर से इधर पानी का बहाव करने के लिए बीच बीच में कुछ नालियाँ बनाई हुई हैं, हालांकि राइट साइड में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं लेफ़्ट साइड में दिखाना उचित समझ रहा हूँ आपको, तो लेफ़्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी तो लग रहा है कि हमने ये लेक स्किप कर दी है, बट अभी नहीं थी। ये रेलवे विभाग का कुछ छोटा सा घर जैसा है, वहाँ पे कुछ कर्मचारी काम करते रहते हैं। उसके बाद भी आप ये लेक देख सकते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ी लेक है, और अब इसका पानी कैसा है ये तो मुझे नहीं पता हालांकि, बट ये लेक काफ़ी सही है। अगर पूरा लेक देखने को मिलता तो सच में बहुत अच्छा लगता, पर वो मालगाड़ी ना, मेरा नसीब ही ख़राब है, हर बार मालगाड़ी मिल ही जाती है। अब मैं क्या करूँ उस मालगाड़ी का, मुझे भी नहीं पता। बट ट्रेन ड्राइवर ने थोड़ा अच्छा काम कि थोड़ा ट्रेन को स्लो चलाया, थोड़ा लंबे समय तक लेक दिखाया ट्रेन को स्लो चलाने की वजह से, जिसके लिए मैं ट्रेन ड्राइवर को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब फाइनली अभी भी लेक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हमें अभी भी दिख ही रही है, कुछ बत्तख आपको दिख रहे होंगे सामने जी। फाइनली इसके साथ ये वाडेपल्ली लेक ख़त्म होती है, और हम काजीपेट जंक्शन पहुंचने वाले हैं। अब काजीपेट जंक्शन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो काजीपेट जंक्शन जो है हमारा, ये भी साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, सिकंदराबाद डिवीज़न में है। और इसका जो नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन है वो 135 है। टोटल 6 ट्रेन ओरिजिनेट और 6 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है, और इसको काजीपेट जंक्शन बोला जाता है। यहाँ से हमारी एक लाइन सिकंदराबाद की तरफ चली जाती है, एक लाइन हमारी पेडपल्ली की तरफ, और एक हमारी वारंगल की तरफ चली जाती है, जो वारंगल होते हुए विजयवाड़ा विशाखापट्टनम की ओर चली जाती है। ठीक है, तो काजीपेट जंक्शन आने दीजिए, फिर उसके बारे में सब कुछ बता ही दिया अभी। और काजीपेट जंक्शन के पहले भी एक बढ़िया कर्वेचर देखने को मिलता है, और काजीपेट जंक्शन के पहले जो कर्वेचर देखने को मिलता है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी एक नई लाइन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आप ये देख सकते हैं। और ट्रेन हमारी देखिए कर्व पर मुड़ रही है, छोटा छोटा भले ही दिखे पर दिख तो रहा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। इधर से भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कर्वेचर। और मेरी कोच जो है, मेरा जो डिब्बा है जिसमें मैं बैठा हूँ, वो 9th पोजीशन पर है आगे से, और 14th पोजीशन पर है पीछे से। तो दोनों तरफ आलमोस्ट इक्वल ही है, मान सकते हैं। तो दोनों तरफ से सेम ही कर्वेचर देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा आगे वाला थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि 5 डिब्बे रेलवे के बहुत ज़्यादा 100 मीटर, 100 नहीं ज़्यादा हो गया, 40 मीटर बोल सकते हैं कि 5 डब्बे जो है 40 मीटर कवर कर ही लेंगे। एक डब्बे की अगर लंबाई हम मान लेते हैं 8 मीटर है, तो 5 डब्बे 40 मीटर, इज अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। तो ये कर्व आप देख सकते होंगे। और काजीपेट जंक्शन के बारे में बताऊँ तो मैंने अभी बताने की कोशिश की थी कि ये एक जंक्शन क्यों बोलते, क्योंकि एक हमारी लाइन इधर पेडपल्ली से आ रही है, एक सिकंदराबाद की ओर चली जाएगी, और एक चली जाएगी हमारी वारंगल साइड, जो वारंगल विजयवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम की ओर निकल जाती है। तो इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, और डिवीज़न इसका सिकंदराबाद है। और ये कर्व आप देख सकते हैं, मुझे तो अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कैमरे में ज़्यादा अच्छा ना दिखे। और ये डॉगी
तैयार है, बस सिर्फ नीचे ना आ जाए। डर लगता है इन लोगों का। ये लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि ट्रेन पता नहीं अब ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी, हमेशा चलती ही रहेगी। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ट्रेन के टायर के नीचे से निकलने लगते हैं। उनको क्या पता कि ट्रेन कुछ समय बाद निकल जाएगी, फिर वो लोग पार कर सकते हैं। बट क्या बचाए, बेचारे बेजुबान जानवर हैं, मर जाते हैं ट्रेन के नीचे आके। और मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है, कृपया जब कुछ भी खाया पिया करें उसको डस्टबिन में ही ट्रेन के डाला करें। रेलवे पटरी या प्लेटफॉर्म पे ना, मोस्टली पटरी पर ना डाला करें स्टेशन के पास। वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उसको खाने के लिए आते हैं। और खाने के लिए आने के जब आते हैं तो उनको क्या पता पीछे से ट्रेन आ रही हो और उस पर और ट्रेन के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि उसको ऐसे पटरियों पे ना फेंकें। और जो पेंट्री स्टाफ वाले लोग होते हैं ना, जो सफाई कर्मी होते हैं, उनसे भी विनती है कि वो जो डस्टबिन का कूड़ा है उसको पटरी पर ना फेंकें। डस्टबिन किस लिए लगाई गई है कि स्वच्छ भारत हो, सब कुछ साफ़ सुथरा किया जाए। तो आप उसको ही पटरी पर फेंक दे रहे हैं तो क्या मतलब है? डस्टबिन लगाने का यही तो उद्देश्य है। कूड़ा इकट्ठा करो, फिर बाद में उसका रिसाइकिल करो या कुछ भी करो जिससे कि कम से कम वेस्ट हो। तो वो लोग भी पटरी पर फेंक देते हैं। उनसे भी विनती है मेरी, कृपया अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो उसको कैसे यहाँ पे कहीं ना फेंक दें। इससे बहुत सारे जानवरों की ऊपर लाइफ पे ख़तरा आ जाता है। और हाँ, आप देखिए कर्व, देखिए ये सब तो हो गई थोड़ी ज्ञान की बातें। आगे का ये कर्व और पीछे का ये कर्व मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से दिखाऊँ। बहुत ज़्यादा लंबा तो कर्व नहीं है, जैसा कि हमें चंद्रपुर और इटारसी के पास देखने को मिलता है, बल्ब केबिन जैसा। एक विजयवाड़ा के पास भी देखने को मिलता है। जब विजयवाड़ा की तरफ से जाऊँगा तो उसको भी कवर करूँगा। सो विद दिस वी हैव अराइव्ड काजीपेट जंक्शन। यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं 30 मिनट लेट, जितना कि हम छूटे थे रामागुंडन से 40 मिनट लेट थे। बट यहाँ आते आते हमने 10 मिनट कवर कर लिया और हम फ़िलहाल हैं 30 मिनट लेट। अब यहाँ से हमारा जो फाइनल और डायरेक्ट स्टॉप है वो सिकंदराबाद है। देखते हैं कि इस ट्रेन को भी वैसे चलाते हैं जैसे बाकी सारी ट्रेनों को चलाते हैं, उनको बीच बीच में रोक रोक के चलाया जाता है। और इस ट्रेन का क्या है देखते हैं। ये मालगाड़ी आ गई है एक्सपेक्टेड। यहाँ पर मालगाड़ी मिल ही जाती है लगभग हर बार, तो स्टेशन को दिखाना अब कुछ बचा नहीं है शेष। काजीपेट हम पहुँच चुके हैं। सो इसके साथ हम फाइनली एंटर कर चुके हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद के अंदर। और क्या बताना चाहिए मुझे सिकंदराबाद के बारे में। हाँ, सिकंदराबाद तो पहली बार साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता ही है और हेड क्वार्टर है साउथ सेंट्रल रेलवे का, ये भी सबको पता ही है। और यहाँ पर टोटल 120 ट्रेन्स हॉल्ट लेती हैं, 67 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं और 68 ट्रेन्स टर्मिनेट होती हैं। और ये काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। सच में आप अगर इस रेलवे स्टेशन पर कभी आइएगा ना तो आप पाएंगे ना कि साउथ के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब साफ़ सुथरे आपको मिलेंगे। और उसमें से सबसे बिजी स्टेशन जो कि है सिकंदराबाद, वो बहुत साफ़ सुथरा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँच रही है 30 मिनट्स लेट। जितना कि ये काजीपेट से चली थी लेट, उतना ही ये सिकंदराबाद में पहुँच भी रही है लेट। तो दैट्स गुड कि ट्रेन एक्स्ट्रा लेट नहीं हुई और 30 मिनट लेट पहुँच गई ना। और मैं सच बोल रहा था कि आप आगे देख सकते हैं कोई इंटरसिटी टाइप की ट्रेन जा रही है, आईसीएफ कोच में है। तो मैं ये कह रहा था ना कि अगर ट्रेन 30 मिनट लेट भी पहुँचती है सिकंदराबाद ना, डेट इज़ ए वेरी वेरी गुड रिकवरी और वेरी वेरी गुड रनिंग ऑफ दिस ट्रेन। बिकॉज आप कह नहीं सकते कि 1666 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन ने 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ अगर कवर कर लिया तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है ये, सच बोलूँ तो। इस एवरेज स्पीड के साथ कवर करना इज़ ऑलमोस्ट वेरी टफ, बट इस ट्रेन ने कवर कर लिया है। और अब ट्रेन पे ट्रेन आपको देखने को मिल रही होंगी, कई सारे डीजल, कई सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पे खड़े मिल जाते हैं। क्योंकि डीजल लोकोमोटिव इसका यूज़ होता है क्योंकि यहाँ से जो निज़ामाबाद के लिए लाइन जाती है ना, वो नॉन इलेक्ट्रिक है अभी, वहाँ उसके लिए डीजल लोकोमोटिव। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और ट्रेन यहाँ पर हो चुकी है, ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। और क्योंकि इसके आगे इसको जाना है हैदराबाद डिक्कन नामापल्ली रेलवे स्टेशन पर, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर पर है। और सिकंदराबाद से हैदराबाद तक इसको जाने के लिए दे दिया गया है 1 घंटा 20 मिनट, और जो कि लगता नहीं है इतना, पर ट्रेन को राइट टाइम पहुँचाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ये 30 मिनट लेट आई है, तो वहाँ पर अगर इसको 10 मिनट लेट भी छोड़ा जाता है तो 10 से 20 मिनट में उसको हैदराबाद पहुंच जाना चाहिए। अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा। इस ट्रेन की कितनी तारीफ करूँ उतना अच्छा है, उतना कम पड़ेगा। इस ट्रेन के साथ मेरा जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा तेलंगाना एक्सप्रेस आप चूज़ कर सकते हैं। कई बार ये दुरंतो एक्सप्रेस
से आगे निकलती है, आगे इसको छोड़ा जाता है। दुरंतो एक्सप्रेस इसके आगे आगे लगी रही और इसकी वजह से दुरंतो एक्सप्रेस भी टाइम पर चली। अगर ये ना होती तो दुरंतो एक्सप्रेस भी लेट हो जाती। इस तरह से हम सिकंदराबाद जंक्शन आ चुके हैं। ये लगभग 25 घंटे का सफ़र हमारा समाप्त होता है यहाँ पर। बाहर से हमने न्यू दिल्ली को दिखाया था, सिकंदराबाद को क्यों ही छोड़ दें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आप बाहर से देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, उतना खास तो नहीं दिखता है बट अंदर काफ़ी खास है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और नई वीडियो में फिर